Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की यूनिट 10 दैट इज़ हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अगर अभी आप लोगों ने रिसेंटली यूजीसी नेट जो 2024 जून वाला एग्ज़ाम ऑन 18 जून को कंडक्ट हुआ था, तो आपने देखा होगा वहाँ पर आपके यूजीसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से आपको क्वेश्चंस ज़रूर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बेसिकली होता क्या है, क्या क्या डिस्कशन इस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बारे में किया गया है, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तरह से नोट्स फॉर्मेशन है ये आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। तो वीडियो रहने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। तो वीडियो को विदाउट स्किप के आपको लास्ट तक ज़रूर से देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो प्रेस बेल आइकन सो दैट हम जब भी अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपसे कही कि बेसिकली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता क्या है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है ये आपका एक आयोग है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1953 में। तो ये जो 1953 है इसको आप मार्क कर लीजिए, याद रख लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए बार बार कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो आपका 1953 में हुआ था। क्योंकि यहाँ इस 1953 से या तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था, या फिर आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन सही है, या फिर आपको वहाँ से फॉल्स स्टेटमेंट को पिक करना होगा। तो आपको 4 to 5 स्टेटमेंट्स वहाँ पर प्रोवाइडेड होंगी। वहाँ एक स्टेटमेंट में आपका लिखा होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एस्टैब्लिश इन 1953 और एनी अदर डेट लाइक 1952, 1951। सो यू हैव टू नो दैट कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 में एस्टैब्लिश हुआ था। अगर 1953 दिया है तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, अगर नहीं दिया तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC, ठीक है, ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। पूछा जाता है कि ये आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसके अंतर्गत आता है, किसके अंडर आता है। तो ये जिस अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसकी हमारी शॉर्ट फॉर्म रहती है MHRD। याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के अंतर्गत आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ये भी हो सकती है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD और एनी अदर थिंग। सो यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स लाइक कि किसके अंदर आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के अंदर आती है विद इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। एंड आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का हेड ऑफिस आपका न्यू दिल्ली है। तो देखेंगे आप सिर्फ एक सिंगल आपका 5 लाइन्स का पैराग्राफ था और इस 5 लाइन के पैराग्राफ से हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपके से फॉर्म किए। पहला क्वेश्चन फिर से मैं रिवाइज कराती हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब इस्टेब्लिश हुई। तो 1953 में इस्टेब्लिश हुई। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसके अंतर्गत आती है। तो ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के अंतर्गत आती है और इसका हेड ऑफिस आपका न्यू दिल्ली में है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। हिंदी में देख लेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में स्थापित भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के अंतर्गत आता है और जिसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। क्लियर।
Now, next, the University Grants Commission (UGC) has granted the academic equivalent to Chartered Accountancy qualification with the postgraduate degree. Yes, आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बेसिकली करता क्या है। तो ये जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दैट इज़ यूजीसी है, तो ये क्या करता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये आपके जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं फॉर ग्रेजुएशन एंड फॉर मोस्टली फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उनको ग्रांट जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ग्रांट प्रोवाइड करने का काम है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रहता है। एज इसके नेम में ही ग्रांट आ रहा है, इट मीन्स ये क्या करता है, इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट मान्यता देता है सो दैट वो पोस्ट ग्रेजुएट्स या फिर ग्रेजुएट्स कोर्सेज को क्या कर सके, रन कर सके। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है इसने एकेडमिक इक्विवेलेंट भी ग्रांट किया है। किसको किया है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी को किया है। ठीक है, जो कि आपकी किसके साथ, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ। एज अ रिजल्ट, इसी के रिजल्ट से तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर, इसी के रिजल्ट से जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स हैं वो अब परस्यू कर सकते हैं पीएचडी को इन ऑल द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एज अगेंस्ट 106 यूनिवर्सिटीज़, 2 IITs एंड 7 IIMs विच प्रेजेंटली रिकॉग्नाइज द चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन टू पीएचडी प्रोग्राम। क्या हुआ कि जो आपका ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यूजीसी, इसने जो भी आपके स्नातकोत्तर डिग्री के साथ यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी योग्यता के बराबर शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर प्रदान की है। परिणाम स्वरूप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्य हैं वो अब सभी आपके भारतीय विश्वविद्यालय में पीएचडी कर सकते हैं। इसको ये कहा गया, आपको जैसे आप सभी को पता होगा कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सीए की आप तैयारी करते हो, तो ये बेसिकली आप अपने 12th के बाद स्टार्ट कर देते हो। तो इसके लिए आप कोई भी ग्रेजुएट कोर्स, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री नहीं लेते हैं, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। तो ये आपको पता होगा कि ये 3 लेवल में सीए का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। तो इसीलिए इस सीए को, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है, इसको पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर जो है शैक्षणिक योग्यता प्रदान कर दी गई है। तो अब ऐसे कैंडिडेट जो कि आपके सीए हैं वो किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से पीएचडी कर सकते हैं। आप सबको पता है कि पीएचडी कब की जा सकती है, तो पीएचडी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही होती है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप पीएचडी नहीं कर सकते। तो यहाँ वही कहा है कि ऐसे कैंडिडेट्स, यहाँ पर ये स्पेशली बताया है, ये आपको याद रखना है, स्टेटमेंट के थ्रू आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस ऐसा पूछा जाएगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंतर्गत कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, तो उनमें ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दी जा सकती है। तो इसको आपको नोट करके रखना है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इसने स्नातकोत्तर डिग्री के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी योग्यता के बराबर शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर प्रदान की है। और इसके रिजल्ट से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सदस्य हैं वो अब सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी कर सकते हैं। जबकि वर्तमान में अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आपके 106 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से आपकी 2 IIT हैं और 7 आपके IIM हैं। ठीक है, तो ये ही पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण के विशिष्ट उद्देश्य के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी योग्यता को क्या देते हैं, मान्यता देते हैं। क्लियर, तो याद रखेंगे नंबर 106 एंड 2 IITs एंड 7 IIMs, ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। The grant of equivalence of chartered accountancy course with the postgraduate degree will make the chartered accountants eligible to appear in National Eligibility Test NET conducted by University Grants Commission। एक बात यहाँ पर और बता दी गई कि जो आपका ग्रांट है ये जो इक्विवेलेंस हो रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तो वो क्या कर रहा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अलाउ कर रहा है, एलिजिबल बना रहा है कि वो आपका नेट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं जो कि यूजीसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इट विल मेक द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम देने के बाद ही जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ये JRF के लिए, यानी जो आपकी रिसर्च फेलोशिप आपको मिलती है उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भी ये बन सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष दिए जाने से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दैट इज नेट में बैठने के पात्र वो हो जाएंगे। एंड इससे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विश्वविद्यालय हैं उनमें उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप या फिर आप कह सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए वो उन्हें पात्र माना जाएगा। ओके ना,
CA course consideration as equivalent to postgraduate degree will also aid CA members who are aspiring to go overseas for higher studies and or for seeking professional opportunities abroad। यहाँ कहा गया है कि जो आपके CA पाठ्यक्रम को स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष मानने से उन CA सदस्यों को भी मदद मिलेगी जो उच्च अध्ययन के लिए, आपके हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना या फिर विदेश में व्यावसायिक अवसर तलाशने के इच्छुक हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इतना तो हमने कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन ली जो अभी रिसेंटली नए अमेंडमेंट हुए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंतर्गत, तो वो ये आपका मेन जो अमेंडमेंट था ये CA से रिलेटेड था। और बाकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हमने जो 3 मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ी, ठीक है, दैट इज़ किसके अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंतर MHRD के अंतर्गत आ रहा है। इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है एंड इसका एस्टैब्लिशमेंट 1953 में हुआ था। ये 3 तो आपके बिल्कुल टिप्स पर आपको लर्न हो जाएंगे, कोई कभी भी पूछेगा तो यू हैव टू आंसर। ओके नाउ अब हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC की, तो इसको आप थोड़ा सा हम बेहतर तरीके से देखेंगे। अभी सिर्फ हमने उसका एक ओवरव्यू देखा था, वो 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने उनको स्टार्टिंग में ले लिया। अब लेकिन हमारा बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। तो UGC वॉज एस्टैब्लिश इन 1953 एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड मेड इनटू अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन विद द UGC एक्ट इन 1956। बिल्कुल 1953 में इसका एस्टैब्लिशमेंट तो हो गया था, लेकिन अगर हम बात करें कि ये आपका लीगली तरीके से कब आपका फोर्स में आया, ठीक है, तो वहीं यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर हम इसकी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो आपका 1956, ठीक है, UGC एक्ट जो था आपका 1956 उसके अंतर्गत इसको 1956 में वैध माना गया था, ठीक है, स्टैब्लिशमेंट हो गया था, लेकिन इसको जो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो मान्यता मिली थी, पूरी तरह से जो फोर्स मिली थी वो 1956 में मिली थी। तो UGC की स्थापना 1953 में तो हुई थी, लेकिन 1956 में UGC अधिनियम के साथ इसे एक वैधानिक संगठन भी जो है वो बना दिया गया था, ठीक है। तो इसको नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन बट स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इसको 1956 में बनाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मेड इनटू अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इन विच ईयर, सो यू हैव टू आंसर इन 1956। क्लियर? ओके। UGC इज रिस्पॉन्सिबल। अब UGC का काम क्या होता है? तो UGC क्या करती है, हमने पहले भी बताया कि UGC पहले तो आपका जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको क्या करती है, ग्रांट प्रोवाइड करती है, उनको मान्यता देती है। UGC जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कोऑर्डिनेटिंग, डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। जो आपकी हायर एजुकेशन है उसको कोऑर्डिनेट करती है, उसको डिटरमाइन करती है और कैसे उसके मानकों को आप कह सकते हो मेंटेन करके रखना है, तो एक बैलेंस वो वहाँ पर बना के रखती है। तो इसका ये काम है। तो UGC उच्च शिक्षा के जो मानक हैं, UGC उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए इसको जिम्मेदार माना जाता है। क्लियर? तो ये चीज़ें भी आप रख लेंगे। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो फॉर कोऑर्डिनेटिंग, फॉर डिटरमाइनिंग एंड फॉर मेंटेनिंग। क्या कोऑर्डिनेट करना है, क्या डिटरमाइन करना है, क्या मेंटेन करना है? तो हमको हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को जो है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन एंड मेंटेन करना है। क्लियर? ना University Grants Commission provides recognition to universities in India and disburses funds to such recognized universities and colleges। अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ये रिकॉग्निशन देता है, मान्यता देता है यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया की, और क्या कह सकते हैं हम, फंड भी प्रोवाइड करता है। जो भी उनकी आप कह सकते हो एक्टिविटीज़ रहती हैं, ठीक है, जो भी उनको रिक्वायरमेंट रहती है एक इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए, तो उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फंड भी प्रोवाइड करता है ऐसे कॉलेजेस और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को जिनको कि वो अपना रिकॉग्निशन देता है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है तथा ऐसे मान्यता प्राप्त जो जितने भी आपके विश्वविद्यालय, जितने भी आपके महाविद्यालय होते हैं उनको धनराशि भी जो है वितरित करता है। तभी वो उसी धनराशि से जो है वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स हो गए या फिर जितनी भी मान लीजिए लाइट है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होना है, कुछ मटेरियल आना है, तो वो सब इसी धनराशि से होता है।
ठीक है। यूजीसी हैज़ इट्स हेड ऑफिसेज इन न्यू दिल्ली एंड 6 रीजनल ऑफिसेज। यस, ये इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफिस हमने पढ़ लिया कि यूजीसी का जो हेड ऑफिस होता है वो तो आपका न्यू दिल्ली में होता है, लेकिन इसके 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, याद रखेंगे। यूजीसी हैड वन हेड ऑफिस दैट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, बट इट इज़ ऑल्सो हैव 6 रीजनल ऑफिसेस। तो वो रीजनल ऑफिसेस कहाँ पर हैं, आइए उनको देख लेते हैं और याद करके चलेंगे अभी ही। सो फर्स्ट इज़ बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड पुणे। बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड पुणे। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए, BBGHKP। ठीक है, BBGHKP, BBGHKP। BB बेंगलुरु एंड भोपाल, G गुवाहाटी एंड हैदराबाद, K कोलकाता एंड पुणे। तो BBGHKP ये रीजनल ऑफिसेस हैं जहाँ पर कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के 6 रीजनल ऑफिसेस हैं। BBGHKP, BB बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी एंड हैदराबाद एंड कोलकाता एंड पुणे। तो आई होप आपको ये भी लर्न हो गया होगा, हिंदी में देख लेंगे। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, बिल्कुल है, काफ़ी बार पढ़ते आ रहे हैं आई थिंक। अब आप ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एंड इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो कहाँ कहाँ हैं? पहला क्षेत्रीय कार्यालय मतलब कह सकते हो आप बेंगलुरु में है, भोपाल में भी है, आपका गुवाहाटी है, हैदराबाद है, कोलकाता एंड पुणे है। याद कैसे करना है? तो BB, ठीक है, GH एंड KP, ठीक है, BBGHKP। इसको अगर चाहें तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं, इसलिए BB, ये GF और क्या करते हैं PK, ठीक है। इसको उल्टा कर दीजिए, बस बाकी याद रहेगा पुणे एंड कोलकाता। ओके, नाउ in 2018 the Ministry of Human Resource Development announced its plan to repeal the UGC Act 1956। अब यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट हमारी 1953 में हो गई, 1956 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। उसके बाद सब कुछ एज इट इज़ चलता रहा, लेकिन 2018 में क्या हुआ, जो मिनिस्ट्री थी आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, इसने अपने प्लान्स को अनाउंस्ड किया। ठीक है, इसने अपने प्लान्स अनाउंस्ड किए और क्या करा, जो यूजीसी का जो एक्ट था, ठीक है, उसको ख़त्म कर, जो यूजीसी एक्ट था 1956 उसको ख़त्म करने के लिए मतलब एक प्रयास किया। ठीक है, तो 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी अधिनियम 1956 को निरस्त करने की अपनी योजना की घोषणा की कि अब 1956 में जो कुछ हुआ था उसको हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और नए नॉर्म्स, नए स्टैंडर्ड्स को जो है वो सेट करेंगे। तो द बिल ऑल्सो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉडी, द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये जो बिल आया था, ये जो घोषणा हुई थी, इसमें एक बात भी कही गई कि अब क्या करा जाएगा, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। हायर एजुकेशन कमीशन जो है इंडिया की, उसको बनाया जाएगा HECI। ठीक है, सो ये विधेयक एक नए निकाय भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन को भी यहाँ पर प्रोत्साहित करता है। इसीलिए याद रखना, इस यूजीसी को आपका इंडियन हायर एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये दोनों ही चीज़ें आपकी सेम हैं। ठीक है, नोट डाउन इट। नेक्स्ट, द अटेम्प्ट्स टू फॉर्मलाइज अ नेशनल एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। जो अटैम्प्ट था, ये जो कोशिश थी, जो प्रयास थे नेशनल एजुकेशनल सिस्टम को फॉर्मलाइज करने के इंडिया में, वो आपके ब्रिटिश रूल के टाइम से ही स्टार्ट कर दिए गए थे। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन 1945। तो 1945 जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी जो थी वो बना दी गई थी। तो यूनिवर्सिटी, आप देखिए ये जो डेट्स है ना, इनको आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए चलना है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस्टेब्लिशमेंट हमने देखा था 1953 में हुआ था, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट होने से पहले उसके लिए पहले एक कमेटी बनती है। वो कमेटी डिसाइड करती है कि कैसा हमारा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, क्या क्या हमें बेसिक यहाँ पर देखना है, तो क्या क्या इसकी
नॉर्म्स रहेंगे, कैसे स्टैंडर्ड्स रहेंगे, किस एम पर हमें इस यूनिवर्सिटी को, इस इंस्टीट्यूशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, तो ये इसके लिए कमेटी पहले बनाई जाती है। तो इस्टेब्लिशमेंट 1953 में ज़रूर हुआ था, लेकिन इसके लिए जो कमेटी बनी थी वो आपकी ब्रिटिश रूल के टाइम पर बनी थी, दैट इज़ 1945। याद रखिएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा कि जो कमेटी बनी थी वो ब्रिटिश रूल के टाइम पर बनी थी। तो आप खुद से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो कि ब्रिटिश रूल आपका 1947 के बाद ख़त्म हुआ है, 1947 तक आपका ब्रिटिश रूल रहा था। इट मीन्स आप ऐसे याद रख सकते हो कि 1945 में, यानी ब्रिटिश रूल से 2 इयर्स पहले जो था आपका, ब्रिटिश रूल खत्म होने से 2 इयर्स पहले आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की कमेटी को गठित किया गया था टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ द टाइम, अलीगढ़, दिल्ली एंड बनारस। याद रखेंगे उस टाइम पर आपकी 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बनारस यूनिवर्सिटी। तो इनका कैसा कार्य चल रहा है, इनकी फंक्शनिंग कैसी हो रही है, उसको देखने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी जो बनाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था कि वो अलीगढ़, दिल्ली और बनारस यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग को देख सके। एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज एक्सटेंडेड इन 1947 टू कवर ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़। पहले इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को सिर्फ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दी गई थी कि यू हैव टू वॉच ओवर दीज यूनिवर्सिटीज़, बट आफ्टर 2 years, या फिर हम कह सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस या ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस 1947 में इनको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, इनके कार्य को और बढ़ा दिया गया। इनसे कहा गया कि अब आपको सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ का लेखा जोखा नहीं रखना, 3 यूनिवर्सिटीज़ पे आपको अपनी नज़र नहीं रखनी, बाकी ऑल ओवर इंडिया हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको सब पर नज़र रखनी है, सबकी निगरानी करनी है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को औपचारिक रूप देने के प्रयास ब्रिटिश राज के दौरान हुए थे और 1945 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन उस समय के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों अलीगढ़, दिल्ली और बनारस के कामकाज की देखरेख के लिए किया गया था। 1947 में इसकी जिम्मेदारी बढ़ा दी गई थोड़ी सी और कहा गया कि जितनी भी भारतीय विश्वविद्यालय हैं उन सभी की आपको निगरानी करनी है। द नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, अब ये याद रखेंगे जो आपका नैक है, ठीक है, जो आपका NACC नैक है, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, ये भी नोट कर लीजिए। फुल फॉर्म पूछा गया है एक आपके एग्ज़ाम में, UGC के एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ NAAC, और बिल्कुल सिमिलर आंसर्स आपके वहाँ होते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए माइंड में रख लीजिए बिल्कुल। N फॉर नेशनल, A फॉर असेसमेंट, अक्रेडिटेशन पहले नहीं आएगा, असेसमेंट बाद में नहीं आएगा, एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर नहीं आएगा, कोई भी अदर वर्ड नहीं आएगा, जस्ट अ सिंगल वर्ड दैट इज असेसमेंट। तो नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। C फॉर नॉट द कमीशन, नॉट द कमेटी, इट इज काउंसिल, ठीक है। यहाँ आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो ये बात आपको बहुत ध्यान से देखनी होती है। कभी कभी क्या होता है, ये सब बिल्कुल सेम होता है, बस यहाँ चेंज कर देते हैं वो काउंसिल, कमेटी एंड कमीशन, एंड आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, गलत आंसर मार्क करते हैं। तो ध्यान रखेंगे काउंसिल है ये, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, क्लियर। सो ये क्या है, ये एक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो असेस करती है, क्रेडिट्स करती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में, ठीक है। ये एक आपकी ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, ये आपकी एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या देता है, फंड प्रोवाइड करता है। याद रखेंगे ये आपकी एक ऑटोनोमस, ये जो नाक है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ग्रांट प्रोवाइड करता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज सिचुएटेड इन बैंगलोर। याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर जो है आपका, किसका हेडक्वार्टर, नाक का, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस नाक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका क्या है, कहाँ है, बेंगलोर में है। और ये कैसी बॉडी है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नाक एक ऐसा संगठन है जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों HEI का मूल्यांकन और प्रत्यायन करता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है और इसका मुख्यालय जो है वो बैंगलोर में है।
ना अब हम कुछ यूजीसी के मैंडेट्स देखेंगे। तो यूजीसी की अगर मैं बात करूं तो यूजीसी हैज़ द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली ग्रांट गिविंग एजेंसी इन द कंट्री। यस, यूजीसी जो है, अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो एक अकेली आप कह सकते हो ग्रांट प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है हमारे देश में, दूसरी कोई एजेंसी नहीं है। तो हम कह सकते हैं ओनली ग्रांट गिविंग एजेंसी है कंट्री में, विच हैज़ बीन वेस्टेड विद 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसपे कि 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दैट ऑफ प्रोवाइडिंग फंड्स, पहली तो कि उसको फंड प्रोवाइड करना है, एंड सेकेंड उसको कोऑर्डिनेशन करना है, डिटर्मिनेशन करना है, मेंटेनेंस करना है स्टैंडर्ड्स का। इंस्टीट्यूशन जो कि हायर एजुकेशन में जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके जो भी स्टैंडर्ड्स, मानक, उनके नॉर्म्स होते हैं उनको मेंटेन करना है। सेम थिंग जो हम अभी अर्लियर पढ़ के आए हैं। यूजीसी मैंडेट्स इंक्लूड्स, आप यूजीसी के मैंडेट्स में क्या क्या आता है इससे पहले हिंदी में देख लेंगे। तो यूजीसी को देश में एकमात्र अनुदान देने वाली एजेंसी होने का अनूठा गौरव प्राप्त है, जिसे 2 जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि उसको पहले तो निधि प्रदान करना है, दूसरा उच्च शिक्षा संस्थानों में मानकों का समन्वय, उनका निर्धारण और रखरखाव करना है। यूजीसी के अधिदेश में शामिल है, क्या क्या शामिल है, तो प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बिल्कुल विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना है और उसका समन्वय। देखिए आप नाउअडेज आप देख रहे होंगे, पहले क्या होता था, आफ्टर ट्वेल्थ और आफ्टर ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट्स का हम कह सकते हैं कि अमाउंट हो जाता था ना, क्वांटिटी हो जाती थी, वो कम हो जाती थी। 12th के बाद गिने चुने, मान लीजिए 80% स्टूडेंट्स ने 12th का एग्ज़ाम दिया, तो आउट ऑफ 80, अगर हम कहते चलिए आउट ऑफ 100 ओनली 70 to 80% स्टूडेंट्स होंगे जो कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, बाकी 15 to 20% आप नहीं करेंगे। ठीक है, वही सेम ग्रेजुएशन में भी रहेगा कि आउट ऑफ दिस 80% स्टूडेंट ओनली 40 to 50 स्टूडेंट्स जो होंगे वो एनरोल होंगे आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो ये जो यूनिवर्सिटी जो आपका ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसका उद्देश्य रहा कि वो क्या करे, प्रमोट करे हायर एजुकेशन को, कि भैया पढ़ना है, हायर एजुकेशन लेनी है, सिर्फ 12th या सिर्फ ग्रेजुएशन करने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू गो विद पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो काम है वो क्या है कि वो प्रमोट करे, और साथ ही साथ प्रमोट करने के साथ साथ यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कोऑर्डिनेट भी करना है कि किस किस तरह से आपको चलना है। लाइक जैसे अभी आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ इस जनरली बीए बीएससी की ही बात कर रही हूँ, जो हमारी मेन हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक एंड ऑल। तो बीटेक तो चलिए पहले भी सेमेस्टर वाइज था, बट ये जो बीए बीएससी है बेसिकली, तो ये आपका ईयरली होता था। ठीक है, तो ये आपका एक 3 ईयर प्रोग्राम हुआ करता था, एंड आपके जो एग्ज़ाम्स होते थे ऑन द आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर आपको एग्ज़ाम यहाँ पर हुआ करते थे। बट नाउ डेज आपका अकॉर्डिंग टू NEP 2020 आपका ये चेंज हुआ, और इसमें अब आपका BA एंड BSc जो हो गया ये आपका सेमेस्टर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। नाउ यू हैव टू गिव 6 एग्ज़ाम्स, 6 टाइम्स, आपको 6 टाइम्स आप जो है आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं, यानी आपके 3 into 2 दैट इज 6, यानी कि 6 सेमेस्टर्स आपके यहाँ पर हो गए। तो ये सेमेस्टर प्रोसेस लेकर आना, तो ये सेमेस्टर प्रोसेस बेसिकली आया क्यों होगा, तो कुछ किसी ना किसी रीज़न की वजह से लाया गया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी का जो काम है, इस यूजीसी का जो काम है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्रमोट करना है लोगों को कि वो हायर एजुकेशन ले, साथ ही हायर एजुकेशन को कैसे कोऑर्डिनेट करना है, किस टाइम पर आपको एग्जाम्स कंडक्ट कराने हैं, किस टाइम को आपको प्रैक्टिकल कंडक्ट कराने हैं, कैसे आपको PhD में एडमिशन दिलाना है, क्या क्या करना है, और ये सब कुछ जो है वो यूजीसी कोऑर्डिनेट करता है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देता है और उसका समन्वय करता है। Now next, determining and maintaining standards of teaching, examination and research in universities। बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ में भैया रिसर्च भी होती है, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें टीचिंग के क्या क्या स्टैंडर्ड्स वो रखेंगे। हर यूनिवर्सिटी के अपने टीचिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन लाइक आपके सेमेस्टर, जैसे लाइक कि अब सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स होंगे, तो आपको एक जो साइकिल होगी आपके एग्ज़ाम की वो आपको मार्च एंड अप्रैल में देखने को मिलेगी, या फिर आपका मई एंड जून में देखने को मिलेगी, एंड जो नेक्स्ट साइकिल होगी वो आप देखोगे आपके नवंबर दिसंबर में या फिर अक्टूबर नवंबर में। तो इस तरह से आपको ईयर में 2 साइकिल्स जो है वो
देने होंगे एग्ज़ाम्स। तो ये जो है ये डिटरमाइन करता है, इसको मेंटेन करता है, और रिसर्च को यूनिवर्सिटी से मेंटेन करता है कि किस टाइप से उनको अपने लिए कोई पीएचडी एंट्रेंस लेना है सेपरेटली। अब तो ये नहीं रहा, लेकिन पहले होता था कि वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती थी कि हमको कुछ सेपरेट लेना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेना है पीएचडी के लिए, या फिर नेट की बेसिस पे हो रहा है। तो ये सब रिसर्च को कैसे कंडक्ट कराना है, क्या क्या टॉपिक्स रिसर्चर्स को रखने हैं, क्या गाइड्स रहेंगे, क्या फीस रहेगी, क्या नॉर्म्स रहेंगे, तो ये सब जो है वो कौन देखता है, यूजीसी देखता है। तो विश्वविद्यालयों में शिक्षण कैसे होगा, परीक्षा कैसे होंगी, और अनुसंधान के मानकों का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है, यूजीसी के द्वारा किया जाता है। यूजीसी क्या करती है, यूजीसी का एक और काम है दैट इज फ्रेमिंग रेगुलेशंस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, यानी जो शिक्षा के न्यूनतम मानक हैं उन पर भी वो विनियमन को तैयार करती है। रेगुलेशंस वो बनाती है एजुकेशन के मिनिमम स्टैंडर्ड्स पर भी, ठीक है। मॉनिटरिंग डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कॉलेजिएट एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, डिसबर्सिंग ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। अब क्या करती है, जो महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विकास की जो है वो निगरानी भी इस यूजीसी के द्वारा की जाती है, और विश्वविद्यालयों और जो भी आपके महाविद्यालय हैं उनको ये अनुदान वितरित करती है। सर्विंग एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, आपके जो आपकी यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनके बीच में एक लिंक जो है वो यहाँ पर प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है, और एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, और जो हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच, ठीक है। तो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस जो हैं हायर लर्निंग के, उनके बीच में एक लिंक यहाँ पर ही सर्व करती है। तो संघ और राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच ये महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में एक कार्य करती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, advising the central and state governments on the measure necessary for the improvement of university education। और क्या करती है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए जितने भी हमारे आवश्यक उपाय हैं एवं उपायों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को ये क्या देती है, सलाह देती है कि क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है। कैसे जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे डील करना है, क्या आपको ट्रिक्स, क्या आपको टिप्स अपनानी है, सो दैट आप कह सकते हो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्रमोट कर सको, उसको एनहांस कर सको। तो इसके लिए सुझाव भी किसके द्वारा दिए जाते हैं, स्टेट और सेंट्रल जो आपकी गवर्नमेंट रहती है उसको ये जो सुझाव है यूजीसी देती है। उसी ने सुझाव दिया होगा कि चलिए ऐसा करो भैया, ये जो ईयरली एग्जाम होते हैं इनको हटा के सेमेस्टर सिस्टम कंडक्ट कराओ, ठीक है। बच्चे कम से कम बार बार पढ़ेंगे, वो पूरा ठलुआ रहते हैं पूरे एक साल तक, उनको लगता है बस एडमिशन ले लिया, ठीक है, छोड़ दो, लास्ट में पेपर उधर मार्च अप्रैल में होगा, वही दिसंबर जनवरी से पढ़ना शुरू करेंगे और पूरा साल जो है बिगाड़ देते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो मेरे लिए तो वैलिड रीज़न है ये कि सेमेस्टर सिस्टम जो लागू हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि आप कंटिन्यू जो है वो स्टडी में लगे रहो, क्योंकि जब आप छोड़ देते हो ना तो फिर वो फ्लो नहीं आ पाता। तो इसीलिए शायद ही सेमेस्टर सिस्टम आया था, सो दैट आप एक एग्जाम देके फ्री होंगे एंड आपको तुरंत ही नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, सो यू डोंट हैव टाइम ऑफ स्पेंडिंग और वेस्टिंग इट। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट हमने इतना ही डिस्कस किया है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लें। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, प्लस आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। एंड सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।